हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर सीरीज में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या फिर आपके जो छोटे छोटे कंट्रीज आइलैंड कंट्रीज है उसका टॉपिक हमने डिस्कस किया था। जैसे आपका मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, उसका क्या रिलेशन है इंडिया के साथ, ट्रेड, इकोनॉमिक, डिफेंस, मिलिट्री, सिक्योरिटी, इन सब के मुद्दे पर हमने चर्चा की थी। तो बेसिकली काफ़ी कम समय में वो कंप्लीट हो गया था। इट इज़ एक्चुअली बिकॉज एक तो यूपीएससी उतनी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती नहीं है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये सब देश के साथ जो न्यूज़ है इंडिया का वो देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, अभी जैसे श्रीलंका क्राइसिस हुआ तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हमने ग्रेट डिटेल में भी डिस्कस किया था और आपने उसे देखा भी होगा। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो मुद्दे हैं उसको भी डिस्कस किया था ताकि आपको बेनिफिट मिल सके और आप क्वेश्चंस अगर आते भी हैं श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर तो आप उसे आसानी से आंसर कर सको। उस मैगजीन में, यानी कि ये जो मैगजीन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ग्रेट डिटेल के साथ नहीं दी गई थी, बट मैंने बेसिकली कुछ नोट्स को स्टडी करके, इंटरनेट सोर्सेज को एकुमुलेट करके मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की थी। होप यू वॉच दैट वीडियो। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो आप उसे देखिए, ठीक है। तो बेसिकली आज हम बायलैटरल रिलेशंस विथ मेजर पावर के साथ डिस्कस करेंगे। अब बात यह है कि आपको भी लग रहा होगा वीडियो थोड़ी थोड़ी लेट आ रही है, 3 दिन में एक वीडियो जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका कुछ रीजन भी है, आपको भी पता है, टाइम कॉन्स्टेंट के कारण थोड़ा सा वीडियो आने में डिले होती है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि कंटिन्यूटी बने रहे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको वो वीडियोज़ मिलते जा रहे हैं। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैं 10 मिनट का लेक्चर सीरीज बनाता हूँ, अप्रोक्स 1 आवर या फिर 50 मिनट्स की लेक्चर सीरीज होती है, तो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया जाता है। तो बस आपको सही से लिसन करना है और PDF को पढ़िए और करंट अफेयर से एसोसिएटेड रहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा करंट से एसोसिएटेड रहोगे तो उतना ज़्यादा आपका आंसर इनरिचमेंट होगा। जैसे इस मैगजीन में आपका क्वाड के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, लेकिन आई थिंक कि I2U2 के बारे में नहीं बताया गया होगा, बिकॉज I2U2 रिसेंट क्रिएशन है। अगर बताया गया तो काफ़ी वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया गया तो आपको करंट अफेयर मैगजीन से अटैच करके आपको लिंक करना है, ठीक है। क्योंकि अगर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चंस आते भी हैं I2U2 के बारे में या फिर इंडिया USA रिलेशंस के बारे में, तो I2U2 को मेंशन कर दोगे, क्वाड को तो सभी मेंशन करेंगे, लेकिन आप अगर I2U2 को मेंशन करते हो इट विल बी एन अपर एज फॉर यू, ठीक है। और जिस प्रकार से हम ट्रेंड देख रहे हैं यूपीएससी का मेंस पर्सपेक्टिव में जो क्वेश्चंस पूछे गए इंटरनेशनल टॉपिक्स में, तो आप यहाँ पर से भी एनालाइज कर सकते हो। देखो आप, है ना, 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2020, 21, 22 में भी आई थिंक कि मैंने डिस्कस भी किया था, मुझे याद नहीं, तो आप चेक कर लेना पूछा गया या नहीं। लेकिन संभावनाएं तो रहती है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया की जो अट्रैक्शन है टुवार्ड्स US या फिर टाइज कह लो, वो काफ़ी ज़्यादा डीपेन हो रही है। तो ऐसे में क्वेश्चंस पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दैट्स वाई इस टॉपिक पर आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन आप देख लो, आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। क्वेश्चन को जब पढ़ते हो तो तभी आपको क्लियरिटी आएगी कि क्या अप्रोच होना चाहिए स्टडी का। जैसे क्वेश्चन 1 जो आपका 2021 में पूछा गया है, द USA इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन। तो बेसिकली आपको ही पता है ना कि 1990 से पहले आपका दो पावर हुआ करती थी, है ना, दो ग्लोबल पावर की बात कर लो, एक US कह लो, एक USSR कह लो। लेकिन आपको ही पता है कि 1990 के बाद USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो सिर्फ एक ही मेजर पावर रही जिसको हम कहते हैं वन पोलर वर्ल्ड, जो आपका US डोमिनेट कर रहा था। तो US डोमिनेट कर रहा था वो वर्ल्ड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि US जो है ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहेगा। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब बताइए आप कि जिस प्रकार से चाइना का हम राइज देख रहे हैं, है ना, जिस प्रकार से इकोनॉमिक डीपनिंग वो कर रहा है विभिन्न देशों के साथ, या फिर आपका स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कर रहा है, या फिर आप देख लो जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो लेकर आ रहा है, वेदर इट इज़ BRI, है ना, या फिर जिस प्रकार की जो
इकोनॉमिक बेस चाइना की तैयार हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक प्रकार से देशों की डिपेंडेंसी बन गई है चाइना के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना जो है विभिन्न देशों के लिए अपनी जगह बना रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, फाइनेंशियल एड के टर्म्स में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस के टर्म्स में हो। तो बेसिकली यूएस को ये पसंद नहीं आ रहा है। बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि डायरेक्टली यूएस हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है चाइना, इन द सेंस कि जो आपका यूएस का पोजीशन रहा है ग्लोबल लेवल पर, अब धीरे धीरे आप देख सकते हो कि पावर शिफ्ट या फिर ग्रेविटी शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है चाइना की तरफ, ठीक है। चाइना राइजिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, या फिर आप डिफेंस में इन्वेस्टमेंट देखो चाइना का, ठीक है, इस एंगल से। तो ये मैंने थोड़ी सी बात बताई। अब यूएसए क्यों एक्सिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है? बिकॉज पहली बात तो ये कि चाइना कॉपरेशन नहीं, डोमिनेंस चाहता है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि चाइना का बिहेवियर अगर देखा जाए आज के समय में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हमें देखने को मिल रहा है। जैसे इंडिया और चाइना के ही बीच जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट आप देख लो, अभी रिसेंट तवांग में जो आपका क्लैश देखने को मिला, या फिर लद्दाख फेस ऑफ देख लो, है कि नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जब कोविड-19 की सिचुएशन आई थी, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो एक प्रकार से चाइना इज डोमिनेटेड है, तो चाइना ने तो ग्लोबल सप्लाई चेन को ही अफेक्ट कर डाला था। उन्होंने तो सीधा सीधी मना कर दिया कि भाई साहब हम जो है पहले अपना देखेंगे, उसके बाद हम कुछ आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। या फिर इंडिया ने भी इस प्रकार की सिचुएशन देखी थी, ठीक है। इकोनॉमी के लेवल पर भी देख लो तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाइना के पास है, उसी की मदद से तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है विभिन्न देशों में, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं यूएसए के लिए कह सकते हो कि ग्लोबल लेवल पर एक असर तो पड़ेगा यूएसए को। और दूसरी बात यह है कि चाइना डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है ना। चाइना डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, तो अगर ग्लोबल लेवल पर उसका डोमिनेंस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी वो दिक्कत की बात होगी। और भारत के लिए तो और भी क्यों, बिकॉज डिस्प्यूट्स हमारा चलते रहता है कि नहीं है। तो ये सब बातें हैं। दैट्स वाई आप देख लो लाइक माइंडेड कंट्री जो हैं, जैसे इंडिया, यूएसए, आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो सब एक साथ आपको नज़र आते हैं ताकि हम चाइना को कंटर कर सके डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट मुद्दे पर। दैट्स वाई ग्रुपिंग आप देखते हो, दैट्स वाई आप एसोसिएशन देखते हो, है ना, वेरियस एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग देखते हो आप। तो ये सब तो हमने कुछ बातें आपको बताई। चलो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है कैसे पर्सपेक्टिव बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देख लो काफ़ी न्यूज़ में रही होगी 2020 में, इसलिए क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील ओवर द इंडो रशियन डिफेंस डील। उसके बाद डिस्कस विथ रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है उसको आपको बता देना है। और हाँ, आई थिंक कि इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने एक बार डिस्कस भी किया था, कुछ टेक्निकल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके डिफेंस एयरक्राफ्ट थे शायद, उसके कुछ लेकर थे। तो एक बार आप कमेंट में बताना, ठीक है, क्या आपने क्वेश्चन को स्टडी किया कि नहीं किया। तो चलिए यहाँ तक हमने देखा, अब चलो हम बेसिक की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम इंडिया यूएस की बात करते हैं तो लेट्स लुक एट द मैप फर्स्ट। सबसे पहले तो लोकेशन को जानिए कि कहाँ पर है ये लोकेशन। तो ये आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए मैप निकाल कर लाया इंटरनेट से। ये आपका अटलांटिक है इस साइड, ठीक है, और ये आपका पैसिफिक है इस साइड, ठीक है। इस साइड आपका पैसिफिक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इधर जापान मिलेगा, चाइना मिलेगा, है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मिलेगा। और इधर अटलांटिक है तो मतलब इस साइड क्या मिलेगा आपको, यूरोप मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा, है ना। तो ये बात तो आप सहमत होंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपका यूएस का मैप है ना, ये आप देख सकते हो। और ये आपका
बॉर्डर सेपरेट करता है कनाडा को। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख लो मैक्सिको, तो यूएस को कौन बॉर्डर कर रहा है, कनाडा और मैक्सिको। और ये आपको ही पता है ये आपके कैरेबियन आइलैंड है, ठीक है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। और यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। एंड चलो ये सब बातें डिस्कस हो गई। अब चलते हैं हम मेन मुद्दे पर, बेसिक्स। तो बेसिकली आपको पता होगा जब भारत देश आज़ाद हुआ, यानी कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे। मतलब यूँ कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंड नहीं थे। और शुरुआती दौर में यूएस का रिलेशन पाकिस्तान से अच्छा था, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ डिस्प्यूट हुई है, वॉर हुई, तो यूएस बेसिकली असिस्टेंस पाकिस्तान को किया, ठीक है। इंडिया को असिस्टेंट करने से मना कर दिया, बहुत बार आपने सुना होगा। लेकिन अब जो है थोड़ा सा पॉलिसी में चेंज हमें देखने को मिली है, यानी कि जो कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएस वो ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि रसिया जो है हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी कि यूँ कह सकते हो कि भरोसेमंद फ्रेंड, कैसी भी स्थिति हो रशिया हमारा साथ देने का प्रयास करता है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है, हम यूएस की तरफ हल्का हल्का जो रिलेशन है वो डिपेंड कर रहे हैं, वेदर इट इज क्वाड, वेदर इज वेरियस एग्रीमेंट्स जो हमें यूएस के भी, जैसे आपका लेमोआ एग्रीमेंट आपने सुना होगा, बेका एग्रीमेंट सुना होगा, हम डिस्कस भी करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना। लेमोआ, बेका, कॉमकाशा, जीएसओ, एमआईए, ये सब कुछ एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। I2U2 को देख लो, ठीक है, क्वाड को देख लो। और साथ ही साथ बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइजेज होते हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होते हैं, तो वो सब भी आप समझ सकते हो। तो बेसिकली इंडिया और यूएस का रिलेशंस इन टर्म्स, पहली बात तो दोनों डेमोक्रेटिक नेशन है, इन सेंस कि यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और जो इंडिया है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। उसके बाद वाजपेयी जी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोनों देश के बीच जो रिलेशंस है उनको नेचुरल अलाइज का भी दर्जा दिया था। एंड धीरे धीरे रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हुई और बाद में कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर ये रिलेशन पहुंची, है ना, जो आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर आधारित है, साथ ही साथ ग्लोबल इश्यूज पर कॉपरेशन करने की बात करता है। फिर पीएम मोदी जब आए तो फिर जो रिलेशंस है दोनों देश के बीच और ज़्यादा यूँ कह सकते हो कि डिपेंड हुआ। जैसे आप देख सकते हो उनके स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस आरंट जस्ट बिटवीन टू गवर्नमेंट बट आर पीपल सेंट्रिक एंड पीपल ड्रिवन, ठीक है। और साथ ही साथ डायस्पोरा के लेवल पर भी देख लो तो वन ऑफ द हाईएस्ट डायस्पोरा यूएस में रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं यूएस की इकोनॉमी को, ठीक है। इंडियन ऑरिजिन पर्सनस यूएस में रहते हैं और वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ के जो आपके इंडस्ट्रीज हैं उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सब बातें हैं, तो वो हम देखेंगे। अब चलते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो यूएस रिलेशंस, यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वेरियस जो आपके सेक्टर्स हैं उनमें क्या क्या कॉपरेशन दोनों देश के बीच हमें देखने को मिलती है। तो आप ही बताओ क्या क्या हो सकती है। डिफेंस कॉपरेशन हो सकता है आपका, साथ ही साथ आपका ट्रेड कॉपरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेरीटाइम कॉपरेशन होगा, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, एनर्जी कॉपरेशंस होगा जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशंस पे देखेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हम देखेंगे जिसमें I2U2, क्वाड, राइज ऑफ चाइना, ये सब भी आएगा, ठीक है। तो इन सब को हम देखेंगे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, आराम से आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन में आप सेक्टर्स को ढूंढिए और उससे एसोसिएटेड जो भी आपको पॉइंट मिलते हैं अच्छे अच्छे पॉइंट उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका जो है चीज़ें समझनी आसान हो जाएगी, लिखनी भी आसान हो जाएगी, ज़्यादा डीप में थोड़ी ना जाना है, पॉइंटर्स आपको निकालने हैं और उसको फिर यूज करना है।
तो अगर हम बात करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो यूएस रिलेशन, तो पहली बात तो डिफेंस के एस्पेक्ट पर बात करते तो हाँ, डिफेंस के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन है। पहली बात तो ये कि वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया यूएस से इंपोर्ट करता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स कह लो या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग कर लो, इन सब के मामले में हमें कॉपरेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यूएस इज नाउ इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट आर्म्स प्रोवाइडर। और अगर इसमें कुछ अपडेट आई होंगी तो आप इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ मेरीटाइम एक्सरसाइजेज भी होती हैं दोनों देश के बीच, जैसे वज्र प्रहार एक्सरसाइज का नाम आपने सुना होगा, प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ते भी होगे। और साथ ही साथ देख लो, डिफेंस के कॉपरेशन और ज़्यादा डिपेंड हुए हैं जब हम सब ने 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स किए हैं। अब कहा जाता है कि ये जो एग्रीमेंट्स यूएस किसी देश के साथ करता है तो बेसिकली दोनों देश के बीच ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो भारत के साथ ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स एक्चुअली हो चुके हैं, लेमोआ, बेका, कोमकासा, जीएसओ, एमआईए। इसके हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की बात करते हैं, लेमोआ, तो नाम से ही पता चल रहा है ये बेसिकली जो भी मिलिट्री फैसिलिटीज है, चाहे वो यूएस की हो या फिर इंडिया की हो, तो ये बेसिकली एक्सेस की जा सकती हैं दोनों देश के नेवल शिप्स के द्वारा, लाइक फॉर रिफ्यूलिंग या फिर रिप्लेनिशमेंट। तो ये हो गया आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लेमोआ कहते हैं। बस आपको एक एक पॉइंट ही याद रखना है ताकि आप रेफरेंस के रूप में यूज कर सको। प्रीलिम्स के लिए बहुत पुरानी टॉपिक हो गई है, मुझे नहीं लगता कि पूछा भी जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया, GSOMIA, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की जाती है बिटवीन द कंट्रीज। एंड उसके बाद आपका कॉमकासा है, दैट इज योर कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसमें बेसिकली दोनों देश को अलाउ की गई है या फिर इनेबल किया गया है कि दोनों देश सेम कम्युनिकेशन सिस्टम पर ऑपरेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, इंटर ऑपरेटिबिलिटी देखने को मिलेगी बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है। ये सब बातें हैं। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो गया, जाहिर सी बात है ये सब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से देखने को मिलेगी। उसके बाद है आपका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसको बेका भी कहते हैं। और इसमें बेसिकली ये है कि इंडिया और यूएस की मिलिट्रीज वो बेसिकली जियो स्पेशियल यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड डाटा, सेटेलाइट डाटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा कि लेट से कि भारत को कोई खतरा है, ठीक है, तो ऐसे में यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी शेयर कर सकती है डाटा, बता सकती हैं कि आपको यहाँ पर थ्रेट है तो आप संभल जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दुश्मन देश का मिसाइल लेट से कि इंडिया पर आक्रमण करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो आपका एग्रीमेंट है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने की बात कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो रियल टाइम इंटेलिजेंस, तो ये सब हमने बात की। तो आप देख सकते हो डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा डीपेन है दोनों देश के बीच में, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। तो ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल बायर शेयर रिलेशनशिप है उसको ट्रांसफॉर्म करके को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट के फेज पर हम गए। कहने का मतलब ये कि अभी क्या होता है, जैसे हमें कुछ डिफेंस प्रोडक्ट बाय करने, तो एक तो ये हो कि हमने पैसा दिया और प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, या फिर यूएस को बाय करने तो यूएस ने पैसा दिया और प्रोडक्ट खरीदा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट होगा, यानी कि लेट्स से कि यूएस टेक्नोलॉजी शेयर करता है डिफेंस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को, तो इंडिया भी मैन्युफैक्चर कर सकता है और इंडिया उन प्रोडक्ट को यूएस को भी एक्सपोर्ट कर सकता है ना। तो को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट ये हो गया। और जैसे एक और बात बोली जाती है, इंडिया और यूएसए ने प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एयर लॉन्च्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल अंडर द DTII इनिशिएटिव, जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में भी डिजिग्नेट किया है।
ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। एंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये बेसिकली ये यूएस की बेसिकली फ्रेमवर्क है, एज वेल एज नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत चाइना को आइडेंटिफाई किया गया है यूएस की एडवर्सरी के रूप में, और इंडिया को एक अहम पार्टनर के रूप में दर्जा दिया गया है टू काउंटर बैलेंस चाइना। इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हो। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया है। लेट्स मूव टू द ट्रेड रिलेशंस। तो जब हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेटेड मैटर्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि बायलैटरल ट्रेड जो दोनों देश के बीच में है वो इंडिया के फेवर में, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है रेदर इम्पोर्ट फ्रॉम द यूएस। ठीक है, तो ये भारत के लिए अच्छी बात है ना। भारत में नेट डॉलर का फ्लो होता है जब हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं। तो अगर ट्रेड रिलेशंस और ज़्यादा डिपेंड होती है तो भारत के लिए अच्छी बात है इकोनॉमिक लेवल पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है विद द यूएसए इज बैलेंस्ड। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 2020-21 में जहां दोनों देश के बीच जो ट्रेड थे वो 80.51 बिलियन डॉलर के थे, और 2021-22 में अगर ये डाटा देखें तो बढ़कर ये 120 बिलियन डॉलर अप्रॉक्स हो गए। यानी कि आपके लगभग 40 बिलियन डॉलर का बढ़ोतरी हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद डिफेंस ट्रेड भी हमें देखने को मिलता है, वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। और इंडिया के जो सर्विस सेक्टर है जैसे सॉफ्टवेयर सब को आप देख सकते हो तो यूएस में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एज वेल एज इंडिया की जो आईटी सेक्टर है वो ह्यूजली डिपेंडेंट है ऑन यूएस मार्केट, बिकॉज जो भी भारत मोस्टली सर्विसेज सेक्टर प्रोवाइड करता है वो यूएस में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है ना। जैसे बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के बारे में, बीपीओज के बारे में आपने भी सुना होगा। ये सब बातें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंडो यूएस ट्रेड के बारे में फर्दर डिटेल्स, तो देख सकते हो आप जो 46 बिलियन यूएस इन्वेस्टमेंट इंडिया में हमें देखने को मिलता है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, लगभग 2000 यूएस की कंपनीज इंडिया में मौजूद हैं। एंड अगर हम बात करें यूएस में इंडियन कंपनी, तो लगभग 200 इंडियन कंपनीज यूएस में मौजूद है जो लगभग 1,25,000 जॉब्स यूनाइटेड स्टेट्स में देती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना है कि न सिर्फ यूएस के कंपनीज इंडिया में एक्टिव है बल्कि इंडिया के कंपनीज भी यूएस में एक्टिव है और वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और वहाँ भी रोजगार सृजन का मौका दे रही है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद ट्रेड डील की बात करें तो दोनों देश ने बेसिकली टारगेट रखा है कि आने वाले जो आपके 2025 हैं यानी कि 2025 जो दोनों देश के बीच ट्रेड होगा वो 500 बिलियन डॉलर का अचीव करने का मकसद है। अभी कितना है 120, आने वाले समय में 500 बिलियन डॉलर करने का मकसद है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल टैक्स के ऊपर भी सहमति बनी है। डिजिटल टैक्स या फिर इक्वलाइजेशन लेवी, ये आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, इसके बारे में आपने भी सुना होगा। बेसिकली ये क्या है कि जो आपके सोशल मीडिया मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे फेसबुक ट्विटर, अब आप देख लो ये इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है ना, ये यूएस में रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन इंडिया में ये अपने फंक्शंस को ऑपरेट कर रही हैं। अब एक्चुअली इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रही है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा था पहले। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये इनका साफ साफ कहना था कि भाई साहब हम जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ टैक्स देंगे। ठीक है, एक WTO में एक चीज़ है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस सिस्टम, उसके बारे में आपने सुना होगा। तो बेसिकली वही है। तो इसमें क्या हो रहा था कि जितने ज़्यादा रेवेन्यू सब अर्न करके वो बेसिकली अपने पास लेके जा रहे थे, तो इंडिया को तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो इसीलिए ये मैटर निकल कर आया। तो क्यों ना हम इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज करें इन कंपनीज के ऊपर, ताकि इनके रेवेन्यू का कुछ शेयर हमें भी मिले। तो ये बात है बेसिकली। उसके बाद एनर्जी कॉपरेशंस की बात करें तो यस, एनर्जी कॉपरेशंस भी हमें दोनों देश के बीच देखने को मिलता है, जैसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप ले लो, या फिर क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप ले लो, या फिर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन ले लो, या फिर
जो आपके पेशर है, पेशर इनिशिएटिव बेसिकली इट मीन्स पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी रिसर्च। बेसिकली क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च को प्रमोट करना, पेस आर या पेसर, आर मतलब रिसर्च, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो आपका किन किन मुद्दे पर कॉपरेशन होगा, तो ग्रेटर कॉपरेशन देखने को मिलेगी बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में, हाइड्रोजन प्रोडक्शन को कैसे प्रमोट किया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रमोट किया जाए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एलोंग विथ ज्वाइंट R&D, एलोंग विथ पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी रिसर्च, ये तो हमने देखा ही। इन सब के माध्यम से कॉपरेशन को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ यूएस जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है इंडिया को, ठीक है। तो इसका मतलब देख सकते हो कि एनर्जी कॉपरेशन, अब ऑयल क्या है, ऑयल एक प्रकार से एनर्जी ही है ना, तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर, तो इसका मतलब हमारे जो एनर्जी कॉपरेशन है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हुए हैं। अब हालांकि ये चेंज होती रहती है ना, तो एक बार आप इकोनॉमिक सर्वे सबसे अगर कोई डाटा होगा तो मैच कर लेना, या फिर आप नेट पर कोई जो आपका गुड सोर्स होगा वहाँ से आप मैच कर लेना, ठीक है। तो एनर्जी कॉपरेशंस भी हमने देखा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने आपको बताया भी था। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक का मतलब ये हुआ कि अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तभी तो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशंस बनाए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस प्रकार से चाइना राइज हो रहा है, यूएस को चिंता हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब काउंटर वायलेंस करने के लिए चाइना को, यूएस को पार्टनरशिप करने की ज़रूरत होगी। किन देशों के साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत होगी, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ। कौन लाइक माइंडेड कंट्री, जो यूँ कह सकते हो कि जिसके साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर जो चाइना की एग्रेसिव बिहेवियर को लाइक नहीं करता है, तो उनके साथ कॉपरेशन की जाएगी। तभी तो बेसिकली जो ग्रुपिंग होगी या बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग होगी, और कलेक्टिव वे में डील किया जा सकेगा राइजिंग थ्रेट को। तो सिंपल सा मतलब है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों चाहिए, तो बेसिकली राइज ऑफ चाइना। अब भारत को भी जाहिर सी बात है दिक्कत है चाइना से, तो जाहिर सी बात है दोनों देश एक साथ आते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, है ना। यहाँ पर देख लो राइज ऑफ चाइना एंड इट्स एग्रेसिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक। अब साउथ चाइना डिस्प्यूट को ही ले लो, है ना। अब साउथ चाइना इंटायरली, जो साउथ चाइना सी है इंटायरली चाइना वो अपना मानता है, लेकिन आपको ही पता है कि जो रिसेंट में ऑर्डर आया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, तो वहाँ पर बेसिकली इस क्लेम को खारिज की गई थी, लेकिन चाइना उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें हो गई। उसके बाद क्वाड, ये तो हो गया। उसके बाद 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हमें देखने को मिला। 2+2 में क्या होता है, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएस एंड डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों मीट करते हैं, डिस्कस करते हैं ग्लोबल इश्यूज़ पर, ठीक है। कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करने की प्रयास करते हैं। और देख लो इंडो पैसिफिक को लेकर दोनों देश के बीच कॉपरेशन हमें देखने को मिलती है। अब दोनों देश चाहते हैं कि जो आपका इंडो पैसिफिक हो वो फ्री हो, इंक्लूसिव हो, ओपन हो, ठीक है, ताकि ट्रेड जो ओशियन के माध्यम से की जाती है वो अपना सुचारू रूप से चलता रहे। क्योंकि ये बात आपको पता होगी कि चाहे इंडिया हो या फिर यूएसए है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड वो आपका वाया ओशियन से ही होता है। इसीलिए किसी देश को अगर ताकतवर बनना है तो उसका ट्रेड सिक्योर होना पड़ेगा। अब ट्रेड सिक्योर होने के लिए ट्रेड पाथवे, ट्रेड कनेक्टिविटी, चाहे वो मैरीटाइम कनेक्टिविटी क्यों ना हो, चाहे वो चौक पॉइंट से क्यों ना हो, उसको स्ट्रेंथन होना जरूरी होगा। तो इसीलिए ये आपका कॉपरेशंस करने का प्रयास चलता है। उसके बाद एक और है ब्लू डॉट नेटवर्क। अब इसको भी आप समझ लीजिए, ब्लू डॉट नेटवर्क। तो बेसिकली ये यूएस की ही इनिशिएटिव मान लो। इसके माध्यम से क्या होता है कि कोई भी लेट्स से कि देश है, अब वो कोई इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लू डॉट नेटवर्क है ना, वो जज करेगा कि वो जो प्रोजेक्ट है क्या वो ओपन एंड इंक्लूसिव है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, इकोनॉमिक वायबल है कि नहीं है, फाइनेंशियली एनवायरमेंटली सोशली सस्टेनेबल है कि नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो एक प्रकार से उसका रिव्यू करके वो सर्टिफाई कर देगा। अब लेट्स से कि सर्टिफिकेशन में ये बातें कही गई कि नहीं भाई ये सब ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसमें आपका इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं, तो एक प्रकार से जो भी इस
प्रोजेक्ट के हिस्से बनेंगे या मेंबर बनेंगे, उनको पता तो चल जाएगा कि हाँ इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इस पर हम एक बार रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम इसका मेंबर बनेंगे। जैसे ये है चाइना का BRI प्रोजेक्ट, तो भारत भी, यूएस भी क्लेम करता है कि ये जो प्रोजेक्ट चाइना ने लेकर आया है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बिकॉज ये डेब्ट ट्रैप का तरीका है, ऐसी बात बोली जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो भी देश इससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार करेक्ट तरीके से रिव्यू कर लेंगे और उसके बाद ही जाके ज्वाइन करेंगे। समझ में आया? तो ये है आपका ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ये बात समझ लिया। उसके बाद काउंटर टेररिज्म, मेरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पर तो कॉपरेशंस होती ही हैं। ठीक है, 2+2 मिनिस्टर डायलॉग हमने देखा, बहुत सारे क्षेत्र में एग्रीमेंट हमें देखने को मिला है, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन प्रमोट करने के लिए, रेजिलेंट सप्लाई चेन, क्लाइमेट ऑपरेशंस, इन्वायरमेंट, क्लीन एनर्जी, साइंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और भी बहुत सारे मुद्दे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बेसिकली यूएस जो है वो इंडिया को एक प्रकार से काउंटर बैलेंस के रूप में देखता है टू चाइना। ठीक है, इसीलिए आप देख लो कि धीरे धीरे जो कॉपरेशन से, कोलैबोरेशन से दो देश के बीच डीपेन हो रही है। और इतना ही नहीं, यूएस इंडिया को काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हो कि हेल्प भी करता है फॉर इंडिया टू राइज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, डिफेंस पावर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाती है, या फिर इंडो पैसिफिक विजन देख लो आप, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स, फाउंडेशनल एग्रीमेंट की बात हमने की, जो भी है लेमोआ, कॉमकासा, बेका, इन सब का सदस्य या फिर इन सब को सिग्नेटरी भी बना है भारत। और इतना ही नहीं, जो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूएस सपोर्ट भी करता है, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, ये सब बातें हैं। और भारत को एक प्रकार से यूएस इंटेंस की वैसे भी देख सकते हो कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन रीजन में देखना चाहता है यूएस। ठीक है, बिकॉज इंडियन ओशन रीजन में आपको ही पता है ना, भारत एक सबसे बड़ा रीजनल पावर है। अब इंडियन ओशन की सिक्योरिटी चाहिए, ट्रेड सिक्योरिटी चाहिए, तो जाहिर सी बात है इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है, ताकि चाहे वो कोई भी ट्रेडिशनल थ्रेट्स या नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हो उसको डील किया जा सके। और ये भी बात है, मेजर डिफेंस पार्टनर है इंडिया यूएसए का। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। उसके बाद देख लो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशंस। अब ये सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशंस का क्या मकसद होता है? ये जो कॉपरेशन किए जाते हैं ना, बेसिकली पीसफुल पर्पज के लिए न्यूक्लियर कॉपरेशंस किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, तो ये सब आपके सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशंस होते हैं। तो बेसिकली दोनों देश के बीच में बायलैटरल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट जुलाई 2007 में ही फाइनलाइज हुए थे, जो 2008 में जाकर साइन हुई। और उसके बाद यूएस की मदद से बहुत सारे रिएक्टर्स डेवलप किए गए इंडिया में। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप किए गए, जैसे एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में है। 1969 से ये ऑपरेट करना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। और भी पॉइंट्स है, बट एक दो पॉइंट भी याद रखोगे चलो चलेगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देख सकते हो मल्टीलेटरल फोरम्स में कॉपरेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यूएस ने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के सपोर्ट के बारे में सपोर्ट जाहिर किया था, और साथ ही साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात का समर्थन करता है। लेकिन बात यह है ना कि सिर्फ बात की जाती है, रियल में देखो तो कौन अपने पावर को छोड़ना चाहेगा, है ना? ये सब बातें होती है। और ये भी बात है, इंडिया जो आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा, तो इसमें भी बेसिकली समर्थन करता है यूएस, लेकिन हाँ चाइना इसको ब्लॉक करता है। साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर भी पार्टनरशिप देखने को मिलता है, ग्लोबल इश्यूज पर पार्टनरशिप देखने को मिलता है, टेररिज्म के मुद्दे पर, साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो इंडिया यूएस ने अभी हाल फिलहाल में ही ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप डील को रिव्यू किया है, रिन्यू किया है 5 साल के लिए, यानी कि इसकी वैलिडिटी जो है और ज़्यादा एक्सटेंड की गई है। और इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप डील, तो बेसिकली इसकी मदद से वही है, डेवलपमेंटल कॉपरेशन स्टेब्लिश की जाती है ताकि असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके पार्टनर कंट्रीज को। उसके बाद इंडो यूएस कॉपरेशंस जो कोविड-19 में हमें देखने को मिली है। अब इंडो यूएस कॉपरेशंस, जैसे चाइना ने तो साफ ही मना कर दिया था
है ना, वो तो अपना ही देख रहा था। और साथ ही साथ ये भी है कि आपने ये सुना होगा कि भले ही भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, एपीआईज जिसको हम कहते हैं। लेकिन एपीआईज के मामले में भारत डेफिशिट है, इसलिए जो एपीआईज हैं वो इम्पोर्ट की जाती है दूसरे देशों से। और वन ऑफ द लार्जेस्ट जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं वो है चाइना। तो कोविड-19 के दौरान चाइना ने तो जाहिर सी बात है या तो टैरिफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी या फिर देने से इनकार कर दिया था। तो उस समय यूएस ने बेसिकली रॉ मटेरियल सप्लाई को इंश्योर किया। ये न्यूज़ कवर भी की गई थी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यूएस हैज डाइवर्टेड इज पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ वैक्सीन टू इंडियाज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। तब जाके भारत ने वैक्सीन को फास्ट ट्रैक तरीके से बनाना शुरू किया। उसके बाद कोविड-19 टेस्ट किट की बात कर लो, इंडिया का डिमांड जो रहा है वेवर के लिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली अब इंडिया में वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो आपके अंडर डेवलप कंट्रीज है, जो पुअरली डेवलप कंट्रीज है, अब उनको तो टेक्नोलॉजी पता नहीं कि कैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उतने ज़्यादा फाइनेंसेस है नहीं कि वो जो है पेटेंट को मतलब यूँ कह सकते हो कि किसी कंपनी या वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी के टेक्नोलॉजी को खरीद सके, है ना। तो बेसिकली भारत ने वही बोला था कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेट्स से कोई भी बड़ी कंपनी हो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही थी कोविड-19 की, तो पेटेंट को रिमूव, पेटेंट राइट जो है उसको वेवर कर दीजिए। अब पेटेंट राइट्स को वेवर करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो गरीब देश हैं, ठीक है, वो भी अपने देश में उन वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो इसके लिए कोई रॉयल्टी या पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आराम से वो अपने देश में वैक्सीन्स फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट ने भी इस बात पर सहमति दिखाई थी ऑन द पेटेंट राइट्स ऑन कोविड-19 वैक्सीन अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये आपने इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा, हमने पुरान मैगजीन में भी पढ़ाया था। अब वही बात है, इश्यूज़ क्या है इंडो यूएस रिलेशनशिप में। अभी तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें देखी, ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें देखी कि किस प्रकार से कॉपरेशन बढ़ रहा है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन, एनर्जी कॉपरेशंस। अब हम देखते हैं कि किन किन मुद्दे पर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एक आपका डिफेंस के मुद्दे पर पहली बात तो ये कि अब रशिया से इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, रशिया इज इंडियाज बिगेस्ट आर्म सप्लाई। अब यूएस को थोड़ी ना पसंद आएगा, है ना, क्योंकि यूएस और रशिया की एंटी पोजीशन है ना। तो अब ज़्यादा डिफेंस कॉपरेशन यूएस के साथ इंडिया का होगा तो रशिया नाराज होगा, या फिर वाइस वर्सा कह सकते हो। तो ये सब मुद्दे आ जाते हैं। उसके बाद यूएसए का जो पोजीशन है कार्टसाक को लेकर। अब कार्टसाक क्या है, इसके बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा। कार्टसा इज बेसिकली काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये बेसिकली अमेरिकन एक्ट है या लॉ है, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से यूएस सैंक्शंस लगाता है उन देशों के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस हो सकते हैं या फिर अदर सैंक्शंस हो सकते हैं, उन देशों पर जो इन देशों के साथ इकोनॉमी का डिफेंस रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया हो गया, है ना। तो भारत रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफेंस डील करता है। तो आपको लग रहा होगा कि क्या भारत पर भी कार्डसा लागू होता है? नहीं, भारत की यही तो अच्छी बात है कि भारत एक प्रकार से एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि यूएस को भी पता है कि अगर हम ज़्यादा सैंक्शंस वैंक्शंस लगाएंगे इंडिया के ऊपर, तो यूएस की जो पॉलिसी है टू काउंटर बैलेंस चाइना, वो तो इंडिया की ही मदद से होगी, ठीक है। तो सब बातें हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक आध फैक्टर ये है। तो होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। एंड वैसे तो यूएस ने थ्रेटन किया था कि इंडिया को सैंक्शन कर दिया जाएगा, सैंक्शन लगा दिया जाएगा अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डील रशिया के साथ होता है, क्योंकि आपको पता है ना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील, वो S-400 मिसाइल रशिया का ही मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है।
तो इसको इंडिया रशिया से बाय किया था। और इसी पर तो क्वेश्चन आया था आई थिंक यूपीएससी मेंस 2022 का, है ना। लेकिन हाँ, सैंक्शन नहीं लगा कोई, अभी आपका सैंक्शन नहीं लगा, तो वेबर मिल गया भारत को। उसके बाद यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। तो वैसे तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो जो रिलेशंस थे यूएस पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक और बात निकल कर आती है कि अफ़गानिस्तान को लेकर यूएस की ज़्यादा क्लोजनेस थी पाकिस्तान से, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में यूएस है ही नहीं, तो रिलेशंस भी धीरे धीरे जो है वो खटास की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब यूएस को इंडिया ज़्यादा आकर्षित लग रहा है रेदर देन पाकिस्तान, बिकॉज यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है उसको, ठीक है। तो ये बातें हो गई। एंड बाकी है आपका डब्ल्यूटीओ में बहुत सारे मैटर जहाँ पर इंडिया और यूएस के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी क्रिश्चियन कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, डिफरेंट व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट की बात करें तो जैसे आपका बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो इंडिया और यूएस के बीच होने वाली है वो पेंडिंग रही है लंबे समय से, ठीक है। और ये पेंडिंग इसलिए रही है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन देयर अप्रोचेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो इंडिया की जो टैरिफ रिजीम है उसको यूएस क्रिटिसाइज करता है। उनका कहना है कि हायर टैरिफ या टैक्सेस इम्पोज की जाती है हमारे प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद एक मुद्दा आपने सुना होगा, 2018 की ही बात है, मुझे अभी तक याद है कि स्टील एंड एल्यूमिनियम जो भारत से एक्सपोर्ट करके यूएस जाते थे ना, उस पर यूएस ने टैरिफ रेट को बढ़ा दिया था 2018 से। तो जाहिर सी बात है इंडिया ने भी रिटेलिएटरी स्टेप लिया था और बहुत सारे प्रोडक्ट पर टैरिफ इंडिया ने बनाया था, उन प्रोडक्ट्स पर जो यूएस से एक्सपोर्ट होकर इंडिया आती थी, जैसे नट्स, एप्पल्स, केमिकल्स, स्टील। तो आप देख सकते हो एक समय था जब टैरिफ वॉर चल रहा था, लेकिन अभी ज़्यादातर ये टैरिफ वॉर यूएस और चाइना के बीच चलता है, इंडिया के बीच इतना नहीं है। उसके बाद ये आपका मुद्दा है यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये बेसिकली इंडिया इसका पार्टनर था लेकिन इसको विद्रॉ कर लिया गया, इस इंसेंटिव को विद्रॉ कर लिया गया है यूएस के द्वारा। अब इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। इस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये बताइए कि प्रेफरेंस मतलब क्या होता है। प्रेफरेंस मतलब दूसरों के मुकाबले हमें ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। इसका मतलब डेट से कि यूएस के पास ना सर्टेन लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होते थे, अभी भी हैं, और अगर वो प्रोडक्ट्स लेट्स से कि जो भी जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत जो देश आते हैं, अब वो प्रोडक्ट्स अगर वहाँ से इंपोर्ट होकर यूएस में जाते हैं तो ड्यूटी फ्री एंट्री होती थी, है ना। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट जो है वो कम्पिटिटिव हो जाते थे और अच्छी खासी प्रोडक्ट मार्केटिंग भी हो जाती थी। लेकिन यूएस ने इंडिया को विद्रो कर दिया इससे, ठीक है, 2017 में विद्रो किया था। तो ये बातें हैं। तो होप यू अंडरस्टूड जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ध्यान रखना है। इसके माध्यम से बेसिकली सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर यूएस अलाउ करता है इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री, लेकिन सर्टेन कंट्रीज के लिए ही। एक समय भारत भी हिस्सा था लेकिन भारत अब उसका हिस्सा नहीं है। फिर आप देख लो सर्विसेज के बीच में भी डिफरेंसेस है, जैसे कुछ ऐसे सर्विसेज सेक्टर्स हैं जहाँ पर दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वीज़ा पॉलिसीज को लेकर इश्यू रहती है, जो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल्स जो वर्क करते हैं यूएस में उसको अफेक्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत बार आपने सुना ही होगा वीज़ा पॉलिसी नॉर्म्स को टाइट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ भारत एक एग्रीमेंट भी चाहता है जो इंश्योर करेगा सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स जो वर्क करते हैं यूएस में जाके। एंड उसके बाद एग्रीकल्चर के मुद्दे पर इशू आ जाती है। इंडिया जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उस पर यूएस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी बैरियर्स लगाते हैं। इसको सिंपली समझो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, क्वालिटी रेस्ट्रिक्शंस, है ना, ये सब।
तो इससे भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी प्रभावित होती है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इश्यू आता है ना। यूएस आरोप लगाता है कि भारत जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट वायलेटर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, और इसीलिए भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला जाता है। यूएस की एक 2021 स्पेशल रिपोर्ट है, वो रिलीज करती है। बेसिकली स्पेशल 301 रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, आई थिंक हर एक साल ही, और इसमें भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, इस आरोप में कि इंडिया जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इंडिया में बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इशू, डिफेंस, ट्रेड, रीजनल इंटीग्रेशंस, मतलब ये बोला जाता है कि जो इंडिया और यूएस है, भले ही बहुत सारे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट वो करवा देता है, लेकिन खुद हिस्सा नहीं बनता। जैसे आपका आरसीईपी ले लो, इंडिया की मदद से कॉपरेशन हुआ और आरसीईपी एग्जिस्टेंस में रहा है, लेकिन इंडिया मेंबर नहीं बना। उस प्रकार से यूएस की बात करें तो ये जो आपका कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, ठीक है, तो यूएस के मदद से ये आपका एग्रीमेंट हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट ही है, लेकिन यूएस खुद हिस्सा नहीं है। तो ये सब बातें बोली जाती है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर आपका आ जाता है। उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं। जियो स्ट्रेटेजिक इश्यू में आप देख लो अफगानिस्तान के मैटर पर, अब अफगानिस्तान से वो तो विड्रॉ कर लिया यूएस, लेकिन उसके कारण हो सकता है इंडिया में उसका असर देखने को मिल सके। ठीक है, बिकॉज अफगानिस्तान में आपको पता है कि अभी तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है, और पाकिस्तान और तालिबान की एक प्रकार से कॉपरेशन से देखने को मिलती है, तो इंडिया पर सिक्योरिटी कंसर्न्स आ सकती है। उसके बाद इंडो पैसिफिक, तो इंडिया का प्राइमरी फोकस इंडियन ओशियन है, और यूएस का जो फोकस ज़्यादा प्राइमरी क्या होगा, पैसिफिक ओशियन होगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में वही है कि अब जैसे देख लो, मिडिल ईस्ट में हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम जो है जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट के साथ कॉपरेशन काफ़ी अहमियत है। अब ईरान के साथ हम काफ़ी ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते थे, लेकिन यूएस ने सेक्शन लगा दिया, इकोनॉमिक सेक्शन, तो अल्टीमेटली अब हम ईरान से इंपोर्ट नहीं करते उतने ज़्यादा हुआ, तो वो दिक्कत है। उसके कारण हमारे अदर रिलेशंस इम्पैक्ट हो रहा है, जिससे आपका चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो भी चल रही थी स्लो हो गया है, तो वो सब बातें हैं। उसके बाद रशियन यूक्रेन वॉर पर दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है। अब यूएसए ने तो सैंक्शन रशिया पर लगाया था, लेकिन इंडिया ने नॉन अलाइन पॉलिसी अपनाई। उसके बाद चाइना को देख लो, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी आपका इशू देखने को मिलती है। जैसे यूएसए एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज पर एक कमिटमेंट है ना, एक बाइंडिंग है कि $100 बिलियन पर ईयर देने का प्लान था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। तो फाइनेंशियल एंड अदर कमिटमेंट जो यूएसए ने अदर डेवलप कंट्री ने की थी, उसको भी नहीं फुलफ़िल किया गया है। ठीक है, ये सब बातें हैं। और डाटा सॉवरेंटी को भी समझना पड़ेगा। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक पॉइंट भी आपको याद रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, बाकी और जो दूसरे पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद डाटा सॉवरेनिटी को भी लेकर एक मुद्दा रहता है। अब डाटा सॉवरेनिटी को लेकर मुद्दा क्या रहता है उसको समझ लीजिए। डाटा सॉवरेनिटी को लेकर मुद्दा ये रहता है कि बेसिकली अभी जो आपके बहुत सारे एमएनसीज हैं, जैसे इंडिया में फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी है, अब इनके जो सर्वर्स हैं वो आपके यूएस में लोकेटेड है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। अब बहुत सारे पर्सनल डाटा इंडिया के, या फिर इंडिया से जो डाटा जनरेट होता है पर्सनल डाटा, वो इंडिया में ना स्टोर कर बाहर के सर्वर में स्टोर होते हैं। तो भारत ने जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आया था ना, उसका क्या एम था कि भाई साहब जो पर्सनल डाटा है वो इंडिया के सर्वर में स्टोर हो, चाहे वो प्राइवेट सर्वर हो या फिर पब्लिक सर्वर हो, लेकिन इंडिया के सर्वर में स्टोर हो। लेकिन यूएस और जापान का ये कहना था कि डाटा को फ्री फ्लो रहने दीजिए, यानी कि चाहे वो पर्सनल डाटा ही क्यों ना हो, वो एक देश से दूसरे देश फ्री फ्लो हो, और बस ये इंश्योर किया जाए कि डाटा की सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन भारत ने इस पर सहमति नहीं जताई थी। ठीक है, भारत ने साफ साफ बोला था कि पर्सनल डाटा शुड बी स्टोर्ड इन इंडिया या फिर डोमेस्टिक कंट्री ओनली।
तो ये जो आपका ओसाका ट्रेक ऑन डिजिटल इकोनॉमी है, इसका सिंपल सा मतलब था कि एक लॉ क्रिएट किया जाए जो फ्री फ्लो ऑफ डाटा को इंश्योर करेगा बिटवीन द कंट्री। लेकिन इंडिया ने फ्री फ्लो ऑफ डाटा को तो अपोज किया था, ठीक है, तो वही बात निकल कर आई। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों देश के बीच एंटी व्यू पॉइंट्स हो गया। उसके बाद इसको अच्छे से याद रखना है, क्लाउड एक्ट ऑफ यूएसए। तो बेसिकली ये जो क्लाउड एक्ट ऑफ यूएसए है, ये अलाउ करता है सिक्योरिटी एजेंसीज को, यूएस की जो सिक्योरिटी एजेंसी ना उसको अलाउ करता है कि वो प्रोक्यूर कर सकते हैं डाटा जो भी स्टोर किए गए हैं यूएस के सर्वर में, चाहे वो डाटा यूएस में ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे वो डाटा दूसरे देश से ओरिजिनेट होकर यूएस के सर्वर में स्टोर हुआ हो, तो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उस डाटा को प्रोक्यूर किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये बात है, ये कंसर्न है। उसके बाद डाटा लोकलाइजेशन। भारत तो डाटा लोकलाइजेशन की बात करता है, तो यूएस गवर्नमेंट को लगता है कि इसके कारण डिजिटल ट्रेड में बैरियर आ जाएगी। उसके बाद ये व्यू पॉइंट से आप देख लेना। अब चलते हैं वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड वही है कि भाई साहब दोनों देश के बीच इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी सब प्रमोट हो, जैसा जापान ने जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर प्रपोज किया। तो ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम सब इनिशिएट कीजिए इंडियन ओशन रीजन में जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं, ताकि चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को काउंटर किया जा सके। मेरी टाइम डोमेन में कॉपरेशंस करिए, जैसे ब्लू इकोनॉमी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, इंडियन ओशन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, एनर्जी कॉपरेशन हो सकता है, तो उन सब में कॉपरेशन बढ़ाइए। साथ ही साथ ट्रेड में ये जो टारगेट है $500 बिलियन ट्रेड टारगेट अचीव करने का, तो उसके लिए वैसा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को फाइनलाइज करिए। उसके बाद सप्लाई चेन को डी रिस्क करिए। सप्लाई चेन को डी रिस्क, अभी हमने आपको बताया ना, अभी जो सप्लाई चेन है वो डोमिनेट होता है चाइना के तरफ से, यानी कि चाइना जो है, सप्लाई चेन का मतलब क्या हुआ, लेट्स से कि 5 कंट्रीज है, ठीक है। अब अगर एक सप्लाई चेन है, लेट्स से चाइनीज सप्लाई चेन है, इसका मतलब चाइना इसको भी दे रहा है सामान, इसको भी सामान दे रहा है, इसको भी सामान दे रहा है, इसको भी सामान दे रहा है। अब लेट्स से कि चाइना नाराज हो जाए, चाइना जो है एक खेल खेलना चाहता है, अब इकोनॉमिकली चोट देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो मना कर देगा कि भाई साहब हम आपको नहीं देंगे प्रोडक्ट, हम आपको नहीं देंगे, हम नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। तब क्या होगा, अब जो दूसरे देश की इंडस्ट्रीज है या फिर जो भी सेक्टर्स है वो इनके रॉ मटेरियल से चल रही थी, अब जब यही देना बंद कर दिया तो फिर यहाँ की तो मैन्युफैक्चरर या फिर डिमांड सप्लाई सब कुछ तो प्रभावित हो जाएगी। तो ये है दिक्कत, इसलिए बोला जाता है कि डी रिस्क करिए सप्लाई चेन को, यानी कि सप्लाई चेन को और ज़्यादा डाइवर्स बनाइए, ठीक है, ताकि कोई अगर चैलेंजेज आती है तो उसको काउंटर किया जा सके। तो यूएस कैन वर्क विद इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया टू डाइवर्सिफाई एंड डिरेक्ट द सप्लाई चेन थ्रू सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। और याद होगा इसीलिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भी लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसके माध्यम से सप्लाई चेन को रेजिलेंट बनाना है टू एनी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स। उसके बाद स्पेस गवर्नेंस पर भी कॉपरेशंस की बात की गई है। तो कंक्लूजन में वही है, सजेस्टेड बाय बराक ओबामा, द इंडो यूएस रिलेशनशिप मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप है 21st सेंचुरी का, इसलिए कंट्रीज को डिफरेंसेस भूल कर कॉपरेशंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल बेस्ड स्टेबल एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपका ये टॉपिक ख़त्म कर दिया। होप यू लाइक इट एंड आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करिए, अपने रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के साथ, दैट विल बी कवर्ड, दैट इज योर इंडिया रशिया रिलेशंस। इंडिया रशिया रिलेशंस पे हम देखेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू इंडिया चाइना रिलेशंस। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी धीरे धीरे देखिए, ज़्यादा फास्ट तरीके से नहीं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और एक एक पॉइंट जो है वो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझते चलिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।